हाय एवरीवन, वेलकम टू J1। आई एम जयंत नागदाई और जे कोच। आज के इस सेशन में हम लोग जे एडवांस के पिछले 5 सालों के वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। रिमेंबर दैट दीज सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर अ जे एडवांस एस्पिरेंट। और आपको इन सेशन के नोट्स अपनी ऐप पे PYQ खजाना सेगमेंट में मिल जाएंगे, जहां पे आपको जे मेन और एडवांस के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको वन शॉट्स फ्री कोर्सेज वाले सेगमेंट में मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज टेस्ट वगैरह भी ट्राई करते रहें। एंड वेव ऑप्टिक्स के पिछले 5 सालों के सारे क्वेश्चंस हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। तो ये जे एडवांस 2024 का पेपर 2 का एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट। YDSC का एक सेटअप है, याद होगा आपको। ये मॉडिफाइड YDSC बहुत पूछते हैं, मतलब YDSC का सेटअप है, उसके वेरिएशंस क्या बन सकते हैं, राइट। तो वन ऑफ द वेरिएशंस इज वेयर द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इज गिवन बाय दिस, मतलब कि आपका डिस्टेंस बिटवीन द स्लेट ये वाला समय के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो गो थ्रू द पैराग्राफ। A and B are the slits oscillating about their fixed center and with a mean separation of this. On an average 0.8 मिलीमीटर्स का इसमें डिस्टेंस रहता है और समय के साथ साइन ओमेगा टी इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है। सो ईच ऑफ द स्लिट A and B आर ऑसिलेटिंग। ओके, द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट कैपिटल D गिवन है आपको क्वेश्चन में, एंड वेवलेंथ गिवन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 2 क्वेश्चन पूछेगा, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है नीचे, विच इज एट ब्राइट फ्रिंज अबव द पॉइंट O ऑसिलेट्स विद टाइम बिटवीन द 2 एक्सट्रीम पोजिशंस, है ना। तो यहां से 8th ब्राइट फ्रिंज एक तो कहां पे होगा, और अगर वो भी ऑसिलेट कर रहा है देन द सेपरेशन बिटवीन द एक्सट्रीम पोजिशंस ऑफ द 8th ब्राइट फ्रिंज आपको निकालना है, ठीक है जी। चलिए, तो पहली बात तो देखो 8th ब्राइट फ्रिंज कहां पे होगा, y इक्वल टू 8 लैम्डा डी बाई डी पे, ठीक है जी। बिकॉज वी नो d इज चेंजिंग विद टाइम, तो d की एक मैक्सिमम वैल्यू एक मिनिमम वैल्यू है, उसकी वजह से आपकी इसकी भी एक्सट्रीम पोजिशंस होंगी, ठीक है ना। तो y की मैक्सिमम या मिनिमम पोजिशन जो हम बोल सकते हैं, या चलो ऐसे लिखते हैं इसको, इन जनरल nth मैक्सिमा के लिए लिखा है, बट 8th मैक्सिमा की मैक्सिमम पोजिशन एंड 8th मैक्सिमा की मिनिमम पोजीशन का डिफरेंस क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। तो वो क्या हो जाएगा, 8 लैम्डा डी कॉमन भी ले सकते हैं, बट 1 बाई डी की मिनिमम वैल्यू माइनस 1 बाई डी की मैक्सिमम वैल्यू, दिस विल गिव यू द सेपरेशन बिटवीन द 2 एक्सट्रीम्स। समझ में आ रही है? तो 8 लैम्डा डी बाई डी में अगर हम डी की मिनिमम वैल्यू रखेंगे तो मैक्सिमम पोजीशन आ जाएगी, और डी की मैक्सिमम वैल्यू तो मिनिमम पोजीशन आ जाएगी। अब इसमें हमें कैलकुलेशन करना है, तो करें इसमें कैलकुलेशन। 8 लैम्डा की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम, डी की वैल्यू 1 मीटर, एंड डी मिनिमम की वैल्यू देखो यहां से क्या हो जाएगा, तो 0.8 माइनस 0.04, है ना। मिनिमम वैल्यू जब कॉस या साइन की वैल्यू आपकी -1 है, 1 बाय 0.8 माइनस 0.04 मिलीमीटर में ही रहने दो इसको, माइनस 1 बाय 0.8 प्लस 0.04 मिलीमीटर्स में है, तो इस वाले पार्ट की 10⁻³ मीटर्स में कन्वर्जन अपन ने कर ली है। मतलब सारी चीजें ऐसे ही यूनिट में एक बार रखो, और अब चलो कैलकुलेट करते हैं। तो 8 6 जा 48 इंटू न्यूमरेटर में देखो क्या आएगा, तो ये माइनस और ये प्लस, यानी कि 0.8 कैंसिल होके ट्वाइस ऑफ 0.04 होल थिंग डिवाइडेड बाय 0.8 स्क्वायर माइनस 0.04 का स्क्वायर, राइट। तो 0.8 स्क्वायर को भी 64 लिख देते हैं। 0.04 के स्क्वायर को हम अगर 16 लिख रहे हैं तो हमें यहाँ पे -0.16 लिख लेना है, सो दैट वी कैन टेक 10⁻⁻2 कॉमन, एंड 10⁻³ इज ऑलरेडी देयर इन द न्यूमरेटर, ठीक है जी। तो माइक्रोमीटर में निकालना है आपको ये भी, और इसकी कैलकुलेशन करने के बाद 10⁻⁻7 भी था न्यूमरेटर में, 10⁻⁻2 में आ जाता है ये सोफार, बट और इसको छोटा करना पड़ेगा। तो ये आपको 48 इंटू 2 इंटू 4 होल थिंग डिवाइडेड बाय 63.84 को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। 10 की पावर देख लेते हैं एक बार, 10⁻⁻4 प्लस 2 इज -2 एंड -2, ये -4 अभी आ रहा है, ठीक है। और माइक्रोमीटर में निकालना मतलब मैं एक और 100 से इसको मल्टीप्लाई करने वाला हूं। तो लेट्स डू इट, लेट्स मेक द कैलकुलेशन।
Let's see what is the separation in micrometers. 48 into 8 is 384. 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय 63.84 gives you 601.50. 601.50 37 समथिंग समथिंग है. तो देखो कई बार आपको अपने पैराग्राफ में हो सकता है डेसिमल में आंसर आ रहा हो, तो वही रूल है यहाँ पे भी, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक, एंड दैट इज द आंसर फॉर दिस पार्ट, एंड दिस इज योर YDSC का एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन. ठीक है जी. तो आई थिंक यहां तक आपको क्लियर होगा. उसके बाद बस कैलकुलेशन है, ये वाला पार्ट बस समझ लेना कि मैक्सिमम मिनिमम डी पे होगा और मिनिमम पोजीशन ऑफ एर्थ मैक्सिमा है ना. दिस इज स्टिल मैक्सिमा, डोंट थिंक ऑफ इट एज मिनिमा. तो एर्थ मैक्सिमा की मिनिमम पोजीशन डी मैक्सिमम से आ रही है, और उसके बाद कैलकुलेशन है. तो दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन टू सेकंड वन, वेयर इट इज सेइंग मैक्सिमम स्पीड एट विच एट्थ ब्राइट फ्रिंज विल मूव. तो वो चले वो भी निकाल लेते हैं. मैक्सिमम स्पीड यानी कि dy बाई डी टी आपको निकालना है, एंड वी ऑलरेडी नो y इक्वल टू 8 लैम्डा डी बाई डी है. तो dy बाई डी टी करने के लिए है ना, स्पीड निकालने के लिए आपको 8 लैम्डा डी तो कांस्टेंट है, डी टू द पावर -1 का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. ठीक है. तो डी टू द पावर -1 का डेरिवेटिव आ गया -1 बाई डी स्क्वायर. ठीक है जी. नेगेटिव आ रहा है, इसका भी कुछ मतलब होगा कि नीचे आ रहा है. और डी बाई डी टी मत भूल जाना, चेन रूल. तो इसमें हम डी की ओरिजिनल वैल्यू विच इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम, उसको सब्स्टिट्यूट करके आंसर ला रहे हैं. ठीक है. तो आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस कैलकुलेशन में इसमें समय लग सकता है. बाकी डी बाई डी टी में देखो क्या आएगा मेरे पास, ये आ जाएगा एक तो है ना, डेरिवेटिव में 0.8 तो 0 हो गया, 0.04 आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी हो जाएगा. एंड क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये तो आपका जनरल स्पीड है, बट व्हेन इज दिस मैक्सिमम, राइट. तो वी मैक्स पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, कॉस ओमेगा टी को 1 रखना पड़ेगा. ठीक है. तो 0.04 मिलीमीटर्स में है, रिमेंबर, एंड ओमेगा एंड कॉस ओमेगा टी को 1 रख के लेट्स कैलकुलेट इससे क्या आंसर आता है. ठीक है जी. और उस पॉइंट पे जब कॉस ओमेगा टी आपका 1 है, साइन ओमेगा टी 0 है, मतलब डी की वैल्यू 0.8 आ जाती है. समझ रहे हो. व्हेन कॉस ओमेगा टी इज 1, साइन ओमेगा टी इज 0, दैट मीन्स डी की वैल्यू आपके पास जो ओरिजिनल वैल्यू एवरेज वैल्यू है 0.8 आ ही जाता है. तो 8 लैम्डा डी बाय 0.8 मिलीमीटर अगेन, और 0.04 मिलीमीटर. ओमेगा कितना है कैलकुलेट करते हैं. लेट्स मेक द कैलकुलेशन. डी 1 मीटर है, 4 इंटू 10 टू द पावर -5 लिख रहे हैं इसको. अच्छा, ओमेगा की वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है ना, 0.08 ऐसा यूनिट में ही गिवन है, और होल थिंग डिवाइडेड बाय 8 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -8 कर देता हूँ मैं ना, 10 टू द पावर -4 आएगा, और ये ऐसे हो जाएगा. तो यहाँ पे कई चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, एंड क्या बच रहा है. तो 3 इंटू 0.8, 3 इंटू 0.8 24 आ जाएगा, इंटू 10 टू द पावर -7 माइनस, तो यहाँ से 10 टू द पावर -4 हो गया, 10 टू द पावर -4 -2 हो गया, मतलब ये भी माइक्रोमीटर में तो आ रहा है. ठीक है जी. तो 24 माइक्रोमीटर पर सेकेंड इसका आंसर है क्या, एक बार कंफर्म कर लेते, 240 वगैरह ना हो. 24 माइक्रोमीटर ही इसका आंसर है, एंड 601.5 इसका आंसर है. चलिए, ओके. So that is your paragraph type question from YDSC, in which variation of YDSC is asked. तो इस तरह का क्वेश्चन हमने अपने बैचेस में भी किया है, एडवांस के रिवीजन में भी किया है. आई होप आपको रिकॉल हो रहा है कि ऑसिलेटिंग सोर्स का किया था वैसे तो, बट ऑसिलेटिंग स्लिट इज ऑल्सो वेरी सिमिलर, एंड दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जे एडवांस इज रेगुलरली आस्किंग, है ना. मतलब हम भी वीडियो बना सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि इससे पहले ही हमने वो क्वेश्चन कराना चालू कर दिया है. But then there is always a question there is always a question which is similar to what is asked in J Advance, which we already do in our notes, है ना. मतलब कई बार लेक्चर में वो चीज़ हम डिस्कस कर देते हैं, और वो चीज़ अपना J Advance रेगुलरली पूछते रहते हैं, तो ठीक है. मतलब if there is some connection between the
theory and J advanced paper, that should be because you're teaching at advanced level. Anyway, चलिए लुक एट दिस 24 का पेपर 1 का क्वेश्चन. YDSC है क्या इसमें भी? नहीं, ये पोलराइजेशन का क्वेश्चन है, ध्यान देना. अ पॉइंट सोर्स S emits unpolarized light uniformly in all direction. ठीक है जी, पोलराइजेशन का एक क्वेश्चन है और एज यू नो पोलराइजेशन मैल्यूसिस लॉ से होता है और आसान भी होता है. तो दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट in all directions. ठीक है. Now there are 2 points A and B where the ratio of the intensity is given IA by IB equal to R, है ना, and that is given to you as 2 also. So I at A and I at B R है which is 2:1 है. ठीक है. अब इसका मतलब क्या हुआ कि A पे ज्यादा कम डिस्टेंस होने की वजह से ज्यादा इंटेंसिटी है और B पे ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से कम इंटेंसिटी है ना. तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं, पावर डिवाइडेड बाय 4πr². बट आई डोंट थिंक द क्वेश्चन इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन. एक बार लास्ट लाइन पढ़ो आप. अ सेट ऑफ 2 पोलराइड्स हैविंग 45 डिग्री एंगल बिटवीन देम इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर पॉइंट बी, है ना. तो बी पॉइंट पे जस्ट पहले लाइट अराइव करे उससे पहले आपने क्या रख दिया है, अ सेट ऑफ 2 पोलराइड्स विच आर एट 45 डिग्री विथ ईच अदर. ठीक है जी. तो एक काम करते हैं, इनको हम थोड़ा सा दूर बना देते हैं. वैसे तो जस्ट बिफोर बी मेंशन्ड क्यों है, ताकि बी की इंटेंसिटी अफेक्ट हो रही है इस एक्टिविटी से और ए की नहीं हो रही है, ये आपको समझ में आए. समझ लो, बी की इंटेंसिटी अफेक्ट हो रही है, लेट्स कॉल इट P1 की वजह से, एंड देयर इज अनदर P2 विच इज एट 45 डिग्री. लेट्स फाइंड आउट हाउ मच इज I1 एंड I2 एंड देन IB डैश कितना है वो निकाल लेंगे. ठीक है जी. तो इससे जस्ट पहले क्या आ रही थी आपकी ओरिजिनल IB, है ना, जो कि B से जस्ट पहले आ रही थी. बट यहाँ पे देखो IB1 कितना हो गया एंड देन IB2 कितना हो गया, उसके लिए हम मैल्यूसेस लॉ लगाएंगे. तो IB2 विच इज क्लियरली, ध्यान देना यहाँ पे, अब IB1 का कॉस स्क्वायर 45 डिग्री. ठीक है. ये 2 पोलराइड के बाद में इंटेंसिटी कितनी है, 2 पोलराइड से पहले यानी कि 1 और 2 पोलराइड के पहले वाली IB1 into cos square 45 degree is Malus law. But we should also know that IB1 भी IB का हाफ है. IB1 भी IB का आधा हो गया है बिकॉज अनपोलराइज्ड लाइट क्वेश्चन में मेंशन्ड है ना. तो यहां तक अनपोलराइज्ड लाइट है, फिर पोलराइज हो रही है और एक बार और पोलराइज होती है. तो पोलराइज होने के बाद पहली बार में इंटेंसिटी आधी कर देते हैं, राइट. IB का IB/2 डायरेक्टली लिख सकते हैं, वो लिख दिया अपन ने. एंड यहां से यहां तक में IB/2 cos स्क्वायर 45 डिग्री भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, बट मैंने इसको एक बार इस तरह से लिखा है. एंड लेट्स कॉल दिस IB डैश IB2 को, एंड ये कितना हो जाता है 1/√2 का स्क्वायर माने IB/8 हो जाता है. ठीक है. तो ये ओरिजिनल रेशियो गिवन था. द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द न्यू रेशियो. लेट्स कॉल इट R डैश, एंड द न्यू रेशियो R डैश इज डेफिनेटली IA/IB का डैश. ठीक है जी. ओके. कैलकुलेशन करेंगे, क्या आंसर आपको ये सवाल देगा. एंड 8 ऊपर जाएगा, ऑलरेडी 2 वैल्यू था IA/IB का, तो 16 आंसर है क्या इसका. रेशियो मैच अप नहीं किया तो 4 भी हो सकता है, बट 8 आंसर है यार इसका. तो अच्छा, ये 8 नहीं है. ठीक है, ठीक है. तो ये 4 है और इसका आंसर 8 है बच्चों. तो ये 4 है और टोटल आंसर 8 है इस क्वेश्चन का. लेट्स मेक दैट चेंज एंड दैट इज योर आंसर. ठीक है. तो मैं ये कह रहा हूं कि इतना वैसे लिखने की जरूरत नहीं है. इफ यू रियलाइज दैट IA तो उतना ही रहेगा, बट IB के बाद में IB/2 एंड IB cos स्क्वायर 45 डिग्री मतलब IB/4 हो जाएगा. ठीक है ना. तो उसको ओरल कर सकते हैं, कर भी लेना चाहिए था एक्चुअली, लिखने में कई बार मिस्टेक और हो जाती है. फिर IB/4 और IA का रेशियो देखना है अपने को. So that 4 is coming extra. That means R dash the new ratio is 8 is the answer of this question. Let's move on. So this is another question from 2020 का पेपर and this is a question on wave front, है ना. तो वेव फ्रंट पे इस तरह के क्वेश्चन आपने अगर कर रखे हैं बहुत अच्छे, नहीं तो ये भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक बार ट्राई जरूर करना. अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास हैविंग अ क्रॉस सेक्शन लाइक दिस एंड व्हाट इज द करेक्ट शेप ऑफ द इमर्जेंट वेव फ्रंट. इमर्जेंट वेव फ्रंट का अपने को शेप निकालना है. ABCD ऑप्शन आपको दिए हैं. ठीक है जी. तो यहाँ पे देखो आपको एक प्लेनर वेव फ्रंट इंसिडेंट होता हुआ दिख रहा है
लेट्स कॉल इट इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है जी। एंड इससे अल्टीमेटली क्या रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनेगा, ये हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। तो एक तरकीब तो देखो ये है, क्या तरकीब है कि आपने इंसिडेंट वेव फ्रंट मतलब यहां पे सभी रेज ने एक साथ स्टार्ट किया एट दिस पॉइंट, है ना। लेट्स से दैट दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्लास पीस फॉर द फर्स्ट टाइम। और यहां से अब आपने ट्रैक करना चालू किया यहां से, तो ये लाइट रे को, है ना, और ये लाइट रे को और ये लाइट रे, तीन लाइट रे ले लेते हैं, इनको ट्रेस करते हैं एंड देखते हैं कि किस तरह से इनका वेव फ्रंट बनता है। नाउ वी नो यहाँ पे ग्लास का मार्जिन कम है, यानी कि ये डिस्टेंस जल्दी कवर हो जाएगा, समझ रहे हो, और ये डिस्टेंस थोड़ा लेट कवर होगा। मतलब कि जब तक ये लाइट रे यहां पहुंचेगी, इसको ध्यान से सुना ना, ये लाइट रे, ये लाइट रे, तीन लाइट रेज अपन ले रहे हैं शुरू में, विच आर ट्रेवलिंग थ्रू द सेम ग्लास पीस, बट ओनली डिफरेंस इज ये विड्थ अलग अलग है। तो ये यहां से यहां तक जब आ जाता है, उतने टाइम में इसको एयर में ज्यादा डिस्टेंस कवर करने को मिल गया है ना, क्योंकि यहां से यहां तक जो टाइम लगा इससे भी उतना ही लगा। तो ये वेव फ्रंट यहाँ पे कॉमन है। बट देन दिस पॉइंट जो कि यहाँ पे ग्लास कम है, इज एबल टू ट्रेवल मोर डिस्टेंस बिकॉज उतने टाइम में इसकी स्पीड एयर में ज्यादा होगी। तो मैं कह रहा हूं यहाँ पे और यहाँ पे, इन तीन पॉइंट्स पे आपका एक रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनेगा। ये तीन पॉइंट आपके सेम फेज में रहेंगे और इस हिसाब से द शेप ऑफ द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट इंक्लूड्स दीज थ्री पॉइंट्स, है ना। अगेन सी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ज्यादा है, समय ज्यादा है, पर ये कम समय में कवर हो गया। तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस ऐसा नहीं यहाँ पे होगा या पीछे होगा, पीछे तो और नहीं हो सकता, एयर में तो और ज्यादा स्पीड होती है। तो रिमेनिंग टाइम के लिए दिस लाइट रे विच इज इन द मिडल इज एबल टू ट्रेवल मोर डिस्टेंस बिकॉज इट हैज मोर स्पीड इन दिस मीडियम, ठीक है। एंड सिमिलर लॉजिक से अब दोबारा देखना, ये लाइट रे और ये लाइट रे और ले लेते हैं अपन, है ना। तो उनके लिए क्या हो रहा है, ये अगेन छोटा पड़ रहा है, छोटा हो गया ग्लास का टुकड़ा, और यहाँ पे ना पहुंच के, मतलब इसके साथ ना पहुंच के, दे आर ऑल्सो एबल टू रीच अ बिट बियॉन्ड, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, एयर जैसे आ गया उनको ज्यादा, तो ये साथ साथ नहीं चलेंगे, है ना। जैसे ये यहाँ पे साथ में नहीं आया, एयर जहां पे भी उसको थोड़ा आगे कर दो, एयर जहां पे भी उसको थोड़ा आगे कर दो। इसका मतलब माई रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हैज दिस शेप, द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट विल हैव दिस काइंड ऑफ अ शेप, जो कि एक धनुष की शेप में है, बाण की शेप में नहीं है, धनुष की शेप में है। तो ए आंसर इस क्वेश्चन का ऐसे आ जाता है, ठीक है ना। अब ये एक तरीका है और भी तरीके हैं, बट मेरे ख्याल से ये तरीका सबसे फास्ट तरीका है जिसमें आप कर सकते हो। बाकी तरीकों के लिए ध्यान देना, आप कैसे कर सकते हो। देयर आर ऑब्वियसली अदर वेज इन विच यू कैन डू दिस। तो इस वाले पार्ट का अगर आप एक प्लेनो कॉनकेव लेंस से कंपेयर करोगे, विच इज द मिडिल पार्ट ऑफ दिस ग्लास पीस, एंड ऊपर वाले पार्ट का अगर आप एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, है ना, एंड सिमिलरली नीचे वाले पार्ट का प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस से कंपैरिजन करोगे, तो आप कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के बिहेवियर को भी यहाँ पे मिमिक कर सकते हो। कैसे देखना, डायग्राम क्या बनेगा। तो वी नो लाइट रेज इफ दे आर एंटरिंग पैरेलल, concave will be diverging and convex will be converging, ठीक है जी। concave will be, convex will be converging, concave will be diverging। अब ये करने के बाद आपको पता है कि रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ध्यान से सुनना, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट जो कि रेस से परपेंडिकुलर होता है, वो ये शेप में आएगा, ये शेप में आएगा, है ना। रेस से उसको परपेंडिकुलर रखना होता है, और यहाँ पे भी रेस से परपेंडिकुलर रखेंगे तो ये शेप आएगा, ठीक है जी। तो व्हाट इज दिस शेप, दिस इज एस लाइक शेप, है ना। ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे जाके वापस से ऐसे जा रहा है, ठीक है जी। तो ये दो तरीके मैंने यहाँ पे बताए हैं, विच एवर यू फिट फिजिबल आप उसको समझ सकते हैं। बट अगेन आई वुड से कि फर्स्ट मेथड विच इज द मेथड ऑफ ऑप्टिकल पाथ लेंथ, है ना। जब हम ऑप्टिकल पाथ लेंथ पढ़ते थे तभी हमें पता है कि छोटे डिस्टेंस में कम समय लग के बचा हुआ डिस्टेंस उसको एयर में कवर करना है ज्यादा स्पीड से, तो उतने ही टाइम में ज्यादा स्पीड से ये टोटल आपका ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। ये कम डिस्टेंस है तो ये ज्यादा है बिकॉज एयर में स्पीड ज्यादा है। अगेन ये लाइट रे आपका कम डिस्टेंस ग्लास में कवर कर रहा है, ज्यादा डिस्टेंस एयर में कवर कर रहा है। तो ये पॉइंट्स को आपने मार्क कर लिया,
विच इज द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है ना, बाकी किसी से मैच नहीं करता, आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए ये भी एक क्वेश्चन हुआ इन विच वी कैन डू थिंग्स। अदरवाइज ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको अल्टीमेटली चैलेंज भी करेंगे, है ना, तो इसमें भी थोड़ा बहुत चैलेंज है और एक बार इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव इज इंसिडेंट नॉर्मली, है ना, अगेन ये वाला पार्ट आपका क्या है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव है विच इज पैरेलल, मतलब कि इसका इंसिडेंट वेव फ्रंट भी ऐसा है, काइंड ऑफ लाइक द लास्ट क्वेश्चन, बट दिस टाइम देयर इज अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस डी, ठीक है ना, एंड ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस डी में n1 n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीजेस लीनियरली सो दैट n2 बिकम्स ग्रेटर देन n1, और यहां से यहां तक ये ग्लास स्लैब है, मतलब वेरी मच लाइक दिस, बस उसमें क्या था, विड्थ चेंज हो रही है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, ठीक है जी। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, मतलब मल्टीपल करेक्ट भी है, और इस क्वेश्चन में हमें एक बार ऑप्शंस देख लेने चाहिए कि विल इट डिफ्लेक्ट बाय सर्टेन एंगल और विल इट नॉट डिफ्लेक्ट, व्हाट डू यू थिंक। नाउ सी इंसिडेंट वेव फ्रंट ऐसे है और रेज भी उनसे इनिशियली परपेंडिकुलर इस तरह बना देते हैं, बट व्हाट हैपेंस व्हेन इट एंटर्स दिस मीडियम, ठीक है ना। नाउ इस पूरे सेगमेंट में n1 मीडियम है, इस पूरे छोटे सेगमेंट में n2 मीडियम है, एंड इफ n2 इज ग्रेटर देन n1, तो ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं कि जितना टाइम इसे d डिस्टेंस n2 में कवर करने के लिए लगा, उससे कम टाइम में ये n1 को कवर कर लेगा एंड कुछ पार्ट ये एयर में भी चला जाएगा, समझ रहे हो बात, मतलब सिंस n1 इज स्मॉलर, तो ये डिस्टेंस कवर करने में उससे ज्यादा समय नहीं लगा, तो जो इसको कवर करने में समय लगा, लेट्स कॉल इट t2, और इसको कवर करने में समय लगा t1, तो हमें पता है t2 ज्यादा ही होने वाला है, ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और कम स्पीड है इस वजह से, तो रिमेनिंग t2 माइनस t1 में इसने ये डिस्टेंस कवर कर लिया, एंड एक्चुअली लेट्स कॉल इट सम डिस्टेंस l, तो हमें यहाँ पे l और h का रेशियो निकालना है, उससे आपको डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। सो योर लाइट रेज विल बी हाउ एग्जैक्टली आफ्टर दिस रिफ्रैक्शन, ध्यान देना है ना, ये लाइट रे भी जब ट्रैवल कर रही है यहां से यहां तक, ठीक है ना, और ये लाइट रे यहां से उतने ही समय में यहां आ गई, तो बाकी लाइट रेस कैसे जाएगी, बीच में एक दो और बना दो, है ना, हाउ विल द रिमेनिंग लाइट रेज बिहेव, उस पर भी ध्यान देना, पहले तो डायग्राम बनाने पे ही ध्यान देना, इस क्वेश्चन में डायग्राम सही है तो आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा एक्चुअली। तो ये लाइट रे इतना नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने की वजह से स्पीड कम हो गया, ये लाइट रे और थोड़ा कम डिस्टेंस क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बढ़ गया, और ये लाइट रे और कम डिस्टेंस जब ये यहां पे पहुंची, तो माई रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट लुक्स समथिंग लाइक दिस, माई रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट लुक्स समथिंग लाइक दिस, एंड दैट इज बिकॉज द फेज ऑफ दिस पॉइंट है ना, दिस पॉइंट, और आपकी रिफ्रैक्टेड रेज भी कैसी होगी, कुछ इस तरह से होगी। तो ये क्वेश्चन आपको ये अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर बाय नाउ, एंड जो मेथड अपन फॉलो करने वाले हैं उसका भी आपको हिंट मिल गया होगा, राइट। तो लेट मी नाउ मेक द डायग्राम अगेन फॉर द पर्पज ऑफ आवर कैलकुलेशंस। यहां पे और यहां पे जो रेज हिट कर रही है उनका सेम फेज है, इसमें कोई डाउट है किसी को, जो इनिशियली n1 और n2 पे रेज आके हिट कर रही है स्लैब को, उनमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, राइट, इनिशियली। अब क्या हो रहा है, ध्यान देना, ये जब यहां से यहां तक पहुंच रहा है उसमें t1 समय लग रहा है ना, तो पीछे स्पेस है वैसे तो देखना, यहां से यहां तक में जो t1 समय लगा, t1, यहां से यहां तक में जो t2 समय लगा, उसमें मैं क्या लिख सकता हूं, दैट t1 इज इक्वल टू टाइम टेकन to cover distance d with speed v1, distance upon speed, and c by n1, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू गिवन है, देखो n1 d by c is the speed and the time taken in this medium, तो t1 मैंने निकाल लिया, एंड t2 सिमिलरली क्या हो जाएगा, n2 d by c, क्या है ये बच्चों, t1 t2 क्या है, टाइम टेकन, है ना, तो कितना टाइम किसमें लगा है d डिस्टेंस को कवर करने में, n1 में ज्यादा लगा है या n2 में ज्यादा लगा है, अब ये भी बताओ, क्या आप यहां से देख पा रहे हो, कंपेयर कर पा रहे हो कि इन दोनों से आपको t2 ग्रेटर देन t1 लगा है, तो माय पॉइंट वाज कि अगर ये जल्दी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था तो उतने बचे हुए समय में, विच इज t2 माइनस t1, ये आपको l डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा,
So the L additional distance traveled by this light ray and take only the extreme light rays, बाकी सब तो फॉलो कर ही लेंगी पाथ को. तो L distance covered, additional distance बोल रहे हैं अपन इसको, additional distance covered in the diagram L which is c, क्योंकि speed of light से move कर रहा है air में, and delta t which is t2 minus t1 becomes how much. तो L की वैल्यू इस क्वेश्चन में T2 माइनस T1 करने से, यानी कि N2 माइनस N1 करने से, और C कैंसिल हो जाएगा, इंटू D आ जाएगा. तो क्या यहां तक देखो कैलकुलेशन आपकी क्लियर है? ठीक है जी. आप इसको ऑप्टिकल पाथ लेंथ से भी कर सकते हो, विच विल बी शॉर्टर. तो ध्यान देना कि आपको बताया कि यार ये वाला पार्ट का ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितना है. ज्योमेट्रिकल है D, तो N2D इज द ऑप्टिकल पाथ लेंथ, है ना, N2D. सिमिलरली ये वाला फिजिकल डिस्टेंस या ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस D है, तो ऑप्टिकल लेंथ कितनी है, N1D. तो दोनों का जो डिफरेंस है विच एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स ओवर हियर, क्योंकि एयर में है ना ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होता है, वैक्यूम में कितना ट्रेवल करेगा. तो दैट इज योर L डिस्टेंस. L डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस है बच्चा. और इस ट्राइंगल में अगर आप tan अल्फा की वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है ना, N2 माइनस N1D कैसा है, समझ में आ रहा है ना. N2D माइनस N1D डायरेक्टली भी लिख सकते हो, बट हमने ऐसा लिखा ताकि मतलब पिन पॉइंट हो जाए क्या रीजन था. एंड tan अल्फा इक्वल टू L डिवाइडेड बाय H से आपका आंसर आ रहा है. ठीक है जी, L डिवाइडेड बाय H से आपका B ऑप्शन आ रहा है. इसको एक बार कंफर्म करें, मतलब A नहीं आएगा अगर B आ चुका है, एंड C तो हो ही नहीं रहा है क्योंकि डिफ्लेक्शन तो हो ही रहा है. ठीक है, एंड यू कैन आंसर D ऑल्सो फ्रॉम हियर, that the deflection angle depends only on the difference and not on the individual values, which is also correct. ठीक है, तो जस्ट इन केस किसी को ये मैंने यहाँ पे क्या किया वो समझ नहीं आया, मैं इस पेज पे इसको रिपीट कर दूंगा. बट जो हमने शुरू में कहा कि यार यहाँ पे T1 टाइम लग रहा है, यहाँ पे T2 टाइम लग रहा है, एंड क्योंकि यहाँ पे स्पीड कम है, T2 ज्यादा है और T1 कम है, तो दिस लाइट रे हैज सम एडिशनल टाइम टू कवर इन एयर टिल दिस रीचेज ओवर हियर, है ना. और वेव फ्रंट के कंसेप्ट को एक बार पढ़ लेना. जो कंसेप्ट अपन इस क्वेश्चन में लगा रहे हैं, एक तरह से हम उसी तरह का कंसेप्ट यहाँ पे लगा रहे हैं. इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली N1D, है ना, तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ. N1D और N2D का डिफरेंस डायरेक्टली लिख सकते हो, N2 माइनस N1D. ठीक है, बट यस फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो यहां से यहां तक में कम समय लगा और एडिशनल समय L इक्वल टू C डेल्टा T से आपने निकाल लिया. ठीक है, अब ये अल्फा कितना है वो निकाल लो, H निकाल लो, एंड tan अल्फा इज L डिवाइडेड बाय H करके हमने आंसर किया है इस क्वेश्चन का. तो आई थिंक दिस इज ऑलरेडी डन ऑन दिस पेज, सो लेट्स मूव ऑन. A, B एंड D इसका आंसर हो जाता है. ठीक है, ओके, सो दिस इज अनदर क्वेश्चन विच इज अ चैलेंजिंग क्वेश्चन, बट अगर आप इसको ध्यान से करोगे ऑप्टिकल पाथ लेंथ के कंसेप्ट से, ये भी जल्दी से हो जाता है. एक बार इसको ट्राई जरूर करना बिफोर वी बिगिन ऑन एनी ऑफ दीज क्वेश्चंस, स्पेशली जे एडवांस के. मेन में तो चलो कोई दिक्कत कभी आएगी भी नहीं, बट एडवांस के किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा एटलीस्ट 5-10 मिनट का एफर्ट एटलीस्ट दे देना. कुछ क्वेश्चन माइट रिक्वायर 2 अटेम्प्ट्स ऑल्सो, एंड देन वी विल डिस्कस, तो ज्यादा अच्छा फ्रूटफुल आपके लिए होगा. तो देखना क्वेश्चन क्या है, पहले समझ लेते हैं. वन ऑफ द स्लिट इन मीडियम 2 ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 and the other slit is in the refractive index N1. तो YDC के सेटअप में एक स्लिट ऊपर है एक नीचे है, और ये अलग मीडियम में ही है ऑल टुगेदर. ठीक है, और N1 N2 बराबर नहीं है. द लाइन ज्वाइनिंग द स्लिट इज परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस, है ना, मतलब लाइन ज्वाइनिंग द स्लिट, जो ब्लैक लाइन है वो परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस है, बाउंड्री से परपेंडिकुलर है, एंड स्लिट विड्थ आर स्मॉलर देन D. ठीक है, तो यूजुअल आपके जो भी assumptions होते हैं. A detector now is placed in medium 2 at a large distance from the slit at an angle theta. Okay, diagram में दिख रहा है. So theta equals to the angle of refraction also, does it? So let's make a diagram where if the incident ray is coming from a rarer medium N1, ठीक है, and angle of incidence is I, then angle of refraction is theta. That is what the question is saying. So make sense, है ना, कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है. थीटा इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्वेश्चन में भी रखा. कंसिडर अप्रोक्सीमेटली पैरेलल रेज है जो डिटेक्टर पे पहुंच रही है, और आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं. मल्टीपल करेक्ट लग रहा है ये, है ना, स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट है, मतलब मल्टीपल करेक्ट फॉर्मेट है.
तो फेज डिफरेंस बिटवीन द टू रेज इंडिपेंडेंट ऑफ डी आता है क्या, वो देखना है। क्या टू रेज इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली एट डिटेक्टर है, क्या फेज डिफरेंस बिटवीन टू रेज, मतलब फेज डिफरेंस अपने को निकालना है, यानी कि पाथ डिफरेंस निकालना है। ठीक है, फेज डिफरेंस निकालना है, मतलब कि पाथ डिफरेंस निकालना है। सो आर वी रेडी बच्चों फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? ओके, नाउ अलोंग विथ दिस लाइट रे, आपको पता है कि ये स्लिट 1 से पहुंच रही है ना, ये अपनी जो स्लिट 1 है उससे पहुंचती हुई लाइट रे है, एंड एक लाइट रे हम स्लिट 2 से ले लेंगे, तो उन दोनों का पाथ डिफरेंस विल गिव यू द फाइनल आंसर। तो लेट्स मेक वन मोर लाइट रे विच इज रीचिंग ऑलमोस्ट पैरेलल टू द डिटेक्टर। पैरेलल होनी भी क्यों चाहिए, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम है ना। ये लाइट रे अगर आप बोल दो यहां से आई थी और यहां पे इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस अगेन कुछ आई था, बट यस आफ्टर रिफ्रैक्शन दिस इज ऑल्सो थीटा एंड दैट इज हाउ इट इज मूविंग। अब देखना इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आप ज्योमेट्री की अगर मदद ले लेते हो तो आपको कई चीजें बहुत क्लियर हो जाती है। तो आई एम नाउ एंटरिंग इनटू द ज्योमेट्री पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, बट मेक श्योर बच्चा कि आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई जरूर कर लें, वरना इट वोंट मेक सेंस, क्योंकि ये ज्योमेट्री ही आपको फाइनल आंसर देती है। ठीक है जी, तो लेट मी नेम दिस पॉइंट P एंड लेट मी नेम दिस पॉइंट Q। ठीक है जी, तो मुझे पता है कि PQ आपका जो बाउंड्री है, PQ जो आपका बाउंड्री है, उसको मैं किसी तरह रिलेट कर सकता हूं विद द डिस्टेंसेस, जिससे मैं पाथ डिफरेंस निकाल पाऊं, है ना। तो जनरली अपन पाथ डिफरेंस यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके निकाल लेते हैं। मतलब कि लेट्स ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑल्सो, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इस लाइन पे, एंड उसकी वजह से M पॉइंट तक आपका जो Q और M का फेज है वो सेम है ना। तो ये एक आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट भी हो गया, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टेड रेज, जिससे कि Q और M पॉइंट बोल रहा हूं मैं इसका, इनका फेज सेम हो गया, मतलब इसके बाद में जो भी पॉइंट्स हैं उनका फेज सेम है। तो ये आपका एक रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट इस तरह मूव करेगा। ठीक है जी, बट इन दोनों के पहले क्या हो गया, ऑलरेडी पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया क्या, या इन दोनों के पहले ऑलरेडी पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया है। तो फॉर दैट रीजन आप इसमें एक इंसिडेंट वेव फ्रंट भी बना दो जो कि P पॉइंट से परपेंडिकुलर है ना, यहां से परपेंडिकुलर है। एंड उसमें अगर आप देखो तो लेट्स नेम दिस पॉइंट ऑल्सो R, है ना। PR और QM आपके दो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट और इंसिडेंट वेव फ्रंट बन गए। तो अब इसकी ज्योमेट्री देखो क्या बन जाती है कि आपको ये एंगल ऑफ थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये I। अब देखना, अच्छा ये डायग्राम ना मुझे लगता है कि थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो लेट मी मेक दिस डायग्राम ओवर हियर, एंड बट डू यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द ओनली थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये थीटा एंगल पे रिफ्रैक्ट हो गया है, ये कोई I एंगल पे इंसिडेंट हुआ था। तो मैं ये कह रहा हूं कि अपार्ट फ्रॉम दिस रे जो S1 से जा रही है, एक रे और ले लो जो S2 से जा रही है, ऑलमोस्ट पैरेलल जा रही है डिटेक्टर पे, क्वेश्चन की कंडीशन है। एंड लेट्स फाइंड आउट द पाथ डिफरेंस, क्योंकि फेज डिफरेंस के लिए आपको पाथ डिफरेंस चाहिए। ठीक है जी, ये रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। अब डायग्राम पे फोकस करिए, I और यहां पे भी जो इंसिडेंट है ना उसका भी कुछ तो I है, बट दिस इज रिफ्रैक्टेड एंगल मतलब थीटा। ठीक है, अब इस डायग्राम में मैंने क्या बोला, लेट्स नेम दिस पॉइंट P एंड दिस पॉइंट Q, एंड वी कैन सी दैट PQ डिस्टेंस विच इज कॉमन टू टू ट्राइंगल्स। अब यहां पे क्या हो रहा है देखना, आप अगर ये एक रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनाते हो, है ना, और इस पॉइंट को हमने M नेम कर दिया है ना, और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसे बनता है, रिफ्रैक्टेड रेज से परपेंडिकुलर। ठीक है, तो उसी तरह का एक इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाइए एंड नेम दिस पॉइंट्स, सो दैट अपन यहाँ पे ज्योमेट्री में ट्राइंगल की ज्योमेट्री यूज करने वाले हैं। तो PQM और PQR बोल देते हैं इस पॉइंट को, जो कि इंसिडेंट वेव फ्रंट है और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, और इनकी ज्योमेट्री से आपको पाथ डिफरेंस निकालना है। बट रिमेंबर दैट ये M पॉइंट और Q पॉइंट के बाद में जो भी रेज है उनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा, स्पेशली क्योंकि सेम मीडियम भी है और सेम डिस्टेंस भी है पैरेलल
डिटेक्टर को भी थीटा के अलॉन्ग ही रख रखा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन की फ्रेमिंग तो दे रखी है कि Q और M के बाद में कोई पाथ डिफरेंस नहीं आ रहा है। द ओनली पाथ डिफरेंस विच इज कमिंग इन दिस क्वेश्चन इज बिकॉज ऑफ N1 ओवर हियर। आप देखोगे RQ जो है वो आपको एक अलग मीडियम में दे रखा है और PM आपको एक अलग मीडियम में दे रखा है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा हिंट है। मैं इसको लिख देता हूं कि फॉर path difference you need to consider the optical path difference. You understand? ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या है, एयर में या किसी भी मीडियम में, चलो RQ और PM डिस्टेंस का डिफरेंस है, बट RQ डिस्टेंस इज व्हाट, N1 टाइम्स RQ डिस्टेंस, एंड दिस इज लेट्स से डेंसर मीडियम है N2 डेंसर मीडियम है, कहीं दिया है क्या क्वेश्चन में? N1 N2 का कंपैरिजन नहीं दिया तो अपन ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। N1 इज द लाइटर मीडियम, N2 इज द डेंसर मीडियम, एंड दिस माइनस N2 टाइम्स PM। ठीक है, अब इसको ऐसा क्यों लिख रहे हैं, उसका कारण क्या है कि आपका ऑप्टिकल पाथ लेंथ इज म्यू टाइम्स ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ, जो फॉर्मूला आपको मालूम ही होगा। D इज द ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ, और ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ क्या है, जो डायग्राम में दिख रहा है ना। तो इस पार्ट को बस समझ लेना, ये क्वेश्चन उसी के बारे में है कि यार बिकॉज RQ एंड PM आर द ज्योमेट्रिकल लेंथ इन द डायग्राम बट दे आर इन डिफरेंट मीडियम। तो यहाँ पे जो भी पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस भी बनने वाला अल्टीमेटली वो इन दोनों के ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस की वजह से बनने वाला है। अब ये एक लेक्चर है जो कि हम YDSC में स्लिट से पहले पढ़ते थे ना, स्लैब प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट टाइप के क्वेश्चन अपन करते थे, उससे पहले पढ़ते थे कि आपका ऑप्टिकल पाथ लेंथ से ही फेज डिफरेंस कनेक्ट होता है, नॉट बाय ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ। तो RQ अलग मीडियम में है, PM अलग मीडियम है, दोनों की ज्योमेट्रिकल लेंथ आपको पता ही है, ठीक है ना। बट N1 N2 के कारण आपको N1 टाइम्स दिस और N2 टाइम्स दिस लिखना चाहिए। ये बात क्लियर है क्या? इफ दिस इज क्लियर देन आप RQ को क्या लिख सकते हैं? अब ये क्लियर है तो देखो चीजें सिंपल है, ये I है, ये 90 माइनस I है, ये एंगल फिर से I है ना, मतलब एंगल ऑफ द इंसिडेंट वेव फ्रंट विद द बाउंड्री I होता है। ये आपको हाइगन्स प्रिंसिपल के डेरिवेशन में पता होता है। फिर से देखना, ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, मतलब एंगल ऑफ द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट विद द बाउंड्री इज थीटा विच इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एक कॉमन कंसेप्ट है जो कि कई क्वेश्चन में और भी पूछा जाता है, ये आपको ज्योमेट्री से आता है। तो I 90 माइनस I मतलब इंसिडेंट वेव फ्रंट का बाउंड्री के साथ बच्चा, और R 90 माइनस R रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का बाउंड्री से एंगल क्या है, R है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इफ यू हैव दैट, कैन वी राइट दैट इन टर्म्स ऑफ PQ? नाउ RQ which is the PQ का ही एक कंपोनेंट can be written as PQ sin I, and similarly PM which is PQ का ही एक कंपोनेंट, which component is PQ sin R। ठीक है जी, PQ sin R कितना है देख लो एक बार डायग्राम में, एंड N2 टाइम्स PQ sin R करने के बाद क्या अब आपको आंसर समझ में आने लगा है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बस यही एकमात्र चीज है विच यू इफ फिगर आउट, इफ यू कैन फिगर इट आउट then you can answer literally each and every option. So let's begin. Now do you think the phase difference between these two rays is independent of D? Now where was D? D was here, and I don't think any D, PQ जरूर आ रहा है, but do you think that the phase difference between the two rays depends on N1 and independent of N2 है? क्या लग रहा है बच्चों? Now as we know ये तो है ही है लेकिन हमारे पास रिफ्रैक्शन की इक्वेशन भी है which is Snell's law, and आपका N1 sin I is N2 sin R लिख दिया अपन ने, थीटा ही लिखते हैं एक्चुअली, क्वेश्चन में थीटा दे रखा है ना, तो लेट्स राइट दैट एज थीटा ओनली। ठीक है जी, बट डू यू अंडरस्टैंड कि ये बराबर होगा, एंड देयरफॉर डेल्टा एक्स इज एक्चुअली 0। ठीक है, मतलब पाथ डिफरेंस 0 है between the rays which are arriving at those two points। path difference 0 है तो phase difference भी 0 है, और एक्चुअली ये 0 होना भी चाहिए अगर आप मतलब इतना कैलकुलेट ना करो, बट ये कहीं ना कहीं समझ लो कि आपका ये पैरेलल रेज आ रही है
और रिफ्रैक्शन के बाद भी पैरेलल ही रहेंगी बिकॉज ईच ऑफ देम आर रिफ्रैक्टेड इनटू द सेम मीडियम। पैरेलल लेयर्स आ रही है यहाँ पे भी इस मीडियम में। अपेरेंटली इसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने भी उतना ही डिस्टेंस, हो सकता है इसका डिस्टेंस आपको ज्यादा लग रहा है बट ऑप्टिकल पाथ लेंथ तो सेम है, तो दोनों का फेज डिफरेंस 0 होगा। दे विल इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली इज करेक्ट। देयर फेज डिफरेंस इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ डी, दैट इज ऑलरेडी गिवन है ना। पी क्यू पे डिपेंड कर रहा है तो डी पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है। एंड फेज डिफरेंस बिटवीन द टू रेज डिपेंड्स ऑन n1 एंड n2, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि n1 n2 दोनों पे ही डिपेंड नहीं कर रहा है बिकॉज दिस बिट हैज बिकम 0। समझ तो आ रहा है ना। तो हमने ये प्रयत्न किया, लेकिन क्योंकि ये फॉर्म बन गया विच इज अ 0, ठीक है जी, विच इज 0, दैट मीन्स फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस इज 0 एंड रेज आर इंटरफेयरिंग कंस्ट्रक्टिवली एट द डिटेक्टर पे मैक्सिमम बन रहा होगा। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, फेज डिफरेंस बिटवीन द टू रेज वैनिशेस ओनली फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ डी। नो, इट एक्चुअली वैनिशेस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ डी। तो एक बार इसका आंसर ए बी ही है, कंफर्म कर लेते हैं। सभी वैल्यूज के लिए 0 आ रहा है फेज डिफरेंस, तो ए बी इसका आंसर है एंड दैट इज द क्वेश्चन। यू माइट फाइंड इट ट्रिकी बिकॉज थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, बट इस चीज को अगर आप निकाल लेते हो तो हमने थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज करके इसको कैलकुलेट किया है। और इस पार्ट को एक बार आप भी कैलकुलेट करना, क्योंकि वो आपको कन्विंस शायद राइट अवे नहीं होगा, बट व्हेन यू राइट इट डाउन, व्हेन यू टेक द लेंथ, है ना, बिकॉज सी यहां तक पूरा फेज डिफरेंस है ना। आप येलो तक देखो, रे नंबर 1 एंड 2 बोल देते हैं इनको। एक बार और देखना है इसको कि 1 एंड 2 आर इन फेज टिल दिस पॉइंट, है ना। रे 1 एंड रे 2 आर इन फेज दिस टिल दिस पॉइंट, ठीक है। आफ्टर ग्रीन ऑल्सो दे आर इन फेज, कोई दिक्कत ही नहीं है, मीडियम भी सेम है, यहाँ भी मीडियम भी सेम है। द ओनली डिफरेंस विच कैन हैपन इज बिकॉज दिस हैज एंटर्ड इनटू n2 और ये अभी भी n1 में है ना। तो हमने क्या बोला कि यार हो सकता है ये वाला लेंथ बड़ा हो या ये वाला लेंथ बड़ा हो, वी डोंट नो कौन सा मीडियम डेंसर है, तो अपन ने ये मान लिया और ये लेंथ बड़ा है तो n1 RQ माइनस n2 PM, n1 RQ माइनस n2 PM विच इज द ऑप्टिकल पाथ लेंथ का डिफरेंस, उसी से पाथ डिफरेंस आता है ना। पाथ डिफरेंस आपको ऑप्टिकल पाथ के डिफरेंस से आता है, जो कि म्यू टाइम्स या n टाइम्स ज्योमेट्रिकल पाथ है। ज्योमेट्रिकल पाथ RQ है, ऑप्टिकल पाथ n1 RQ है, ज्योमेट्रिकल लेंथ PM है, ऑप्टिकल लेंथ n2 PM है, ठीक है जी। तो इन दोनों का लेंथ का डिफरेंस देखा अपन ने, बट अपेरेंटली दीज टू आर ऑल्सो सेम, ऑप्टिकली दे आर सेम, तो पाथ डिफरेंस इज कमिंग एज 0, ठीक है। एंड जैसा एक पॉइंट पे मैंने ये भी कहा कि इफ यू कैन रियलाइज इन दिस क्वेश्चन राइट अवे दैट यहां तक भी फेज में है और यहां पे भी फेज में है, तो यहां पे भी फेज में ही होंगी और वो फेज डिफरेंस 0 है बिकॉज डिटेक्टर को आपने इस एंगल पे रखा हुआ है ना। डिटेक्टर को आपने एक पर्टिकुलर एंगल पे रखा हुआ है इस वजह से, है ना। फिर वो आर्ग्यूमेंट्स के डी यहाँ पे है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये डी कॉस थीटा पाथ डिफरेंस है, वो मैटर नहीं करता क्योंकि पाथ डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा है। पाथ डिफरेंस एक का फर्स्ट मीडियम और एक दूसरे का सेकंड मीडियम में जाने से हो रहा है, ठीक है जी। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है जो कि थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ही है। एंड आई थिंक वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट 5 years, चेक कर लेना आप लोग। तो ये आपके वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस हैं। इन सेशंस के नोट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, कुछ चैप्टर वाइज टेस्ट है, आपको फ्री कोर्सेज में 1 शॉट रिविजन्स भी मिल जाएंगे। जो भी अपने चैप्टर वाइज टेस्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट में है, आपको उसको भी एक बार चेकआउट करना चाहिए। और साथ ही साथ अपने इन्फिनिटी बैच जो कि ड्रॉपर बैच है उसकी ऑफरिंग को देखना एक बार। लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी विच आर कवरिंग द एंटायर सिलेबस एंड DPPs फर्दर मोर, जिनके वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। तो आपको ये एक वो पूरा कंटेंट है जो कि जेई एडवांस, क्या कई बार बच्चे ओलंपियाड जब देते हैं 12th क्लास के साथ, उसमें भी काफी हेल्प करता है। तो थिंक अबाउट दैट। एंड 0 से ऑब्वियसली हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर्स को, बट DPPs के एंड तक आप एडवांस लेवल पे होते हो और अगर पूरी तरह फॉलो करते हो तो मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि आप IIT में एडमिशन ले पाओगे। अगर आप पूरी DPPs फॉलो करते हो और सिर्फ इतना ही फॉलो करते हो, है ना, मतलब और आप सोच रहे हो कि 10 चीजें और करनी, नॉट एट ऑल। दिस हैज द कंप्लीट ऑफरिंग एंड अ प्राइस ऑफ अ वेरी फेयर प्राइस भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो टेस्ट इसमें इंक्लूडेड है, मेंटरशिप, गाइडेंस, क्लासेस आपकी, क्योंकि ड्रॉपर बैच है तो 3 क्लासेस पर डे ही रहेंगी और एक बार में 6 चैप्टर्स पर डे ही, पर वीक ही रहेंगे। मतलब आप अगर ऑफलाइन में पढ़ रहे हो तो आपको पता है एज ए ड्रॉपर कहीं ना कहीं
7, 8, 9 ट्रैक भी एक साथ चलते हैं, मतलब इतने चैप्टर्स एक साथ चलते हैं, ड्रॉपर को मैनेज भी करना पड़ता है कई जगहों पे, ये ऑफलाइन में 10-12 भी हो सकते हैं, बट यस हमारे यहाँ पे 6 ही है, बिकॉज वी 6 आर हियर एंड दैट इज आवर इन्फिनिटी बैच इज ऑफरिंग, एंड क्लास 11th और 12th के बैचेस भी सिमिलर ऑफरिंग के साथ हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि 12th में होकर 11th को भी रिवाइज करना है तो भी ये ले सकते हो। अपना एक यूनिवर्सल पास है जिसमें आपको कंप्लीट एक्सेस टू ऑल द बैचेस टिल योर जेई एग्जाम हैपेंस, वो भी ऑफर हो रहा है। तो ऐप को चेकआउट कर लेना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू अगेन वेरी सून, कीप प्रैक्टिसिंग।